नमस्कार। चौथा चैप्टर हो चुका है, पूरा नहीं, आधा। ये दूसरा पार्ट है उसका। इस सेशन में हम जो चौथे चैप्टर का आधा बचा हुआ जो पार्ट था वो पूरा करेंगे। बहुत ही बोरिंग भरा चैप्टर है, पर क्या करें, सवाल आता है यहाँ से। पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा भी। मेंस में भी सवाल आता है, प्रीलिम्स में एक सवाल जरूर आता है। आपने अगर हमारी आर्थिक समीक्षा पढ़ी होगी तो उसमें जो PYQs का एनालिसिस है उसमें स्पेशली इंडिकेट किया गया है कि इस चैप्टर से सवाल पूछा जा रहा है हर बार। तो आपको इसमें से छोड़ना कुछ नहीं है, भले ही थोड़ा बारीक बारीक सा पता हो या फिर हल्का पता हो, ऊपर ऊपर से पता हो, लेकिन पता लगभग सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए मैंने भी इसमें कोई सा भी हेडिंग जो इकोनॉमिक सर्वे में थी मैंने उसको समराइज करके एक लाइन में बदल दिया है, लेकिन कोई भी हेडिंग मैंने छोड़ी नहीं मेरी नज़र में। हाँ, कोई वो बहुत ही ज़्यादा इररिलेवेंट थी, ठीक है। तो इसमें भी कई बार जैसे कि PPT के दौरान एक दो चीज़ें ऐसी आ जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ इतनी रिलेवेंट नहीं है, तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ते हुए नींद आती है तो भाई साहब उसकी दवा भी मेरे पास तो नहीं है। फिर भी आप ये कर सकते हैं कि पहले जम के सो लें, पूरी नींद हो जाए कि हाँ कि अब आप आपका सो की जल्दी चैप्टर ने देख लो, या फिर इतना सोच चलो ठीक है कि भाई ये चैप्टर देखने के बाद नींद आ जाएगी। कईयों की प्रॉब्लम होती है नींद नहीं आने की, तो भी ये चैप्टर देखें, चैप्टर पूरा होते होते नींद आपको आ जाएगी। कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। खादी व ग्रामोद्योग। खादी और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई है, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड। वो कई प्रकार की योजनाएं चलाता है, जिसमें जैसे दस्तकारों के लिए हो गया, बुनकर इत्यादि जो होते हैं उनके लिए हो गया, जो कारीगर हैं असंगठित क्षेत्र के, असंगठित क्षेत्र यानी इनफॉर्मल सेक्टर के जो भी लोग हैं उसमें जो रोजगार मिला हुआ है उनके लिए ये बोर्ड काम करता है। उनको प्रशिक्षण देता है, उनको आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाता है, यानी स्वरोजगार जैसे जो विकास है योजनाएं हैं स्वरोजगार के लिए उनका संचालन करता है। तो ये जो खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना है ये 2022 से इसके बजट में घोषित की गई थी और लागू की गई थी 13 जुलाई 2022 को। देखो ये जो योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसमें क्या है कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड जो है वो वित्त भी उपलब्ध करवाता है। जो असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं गाँव में उनको स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देता है। उसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, महिलाएं हैं इत्यादि को टारगेट करके ये रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करता है। इसमें भारत सरकार जो है खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से सहायता कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में कारखाना और बॉयलर्स है, ये इसके लिए अलग से विभाग है। वो विभाग क्या करता है कि कारखाना अधिनियम और बॉयलर अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1948 में आया था, बॉयलर अधिनियम 1923 में और मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में। ये क्या है कि इन जो इस अधिनियम में जो भी प्रावधान है उनको लागू करने के लिए ये जो विभाग है विशेष रूप से कार्य करता है। राजस्थान में खनिज संसाधन, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, वैसे इकोनॉमी का भी टॉपिक है। राजस्थान में खनिज संसाधन, कहते हैं कि राजस्थान में 81 खनिज हैं टोटल, उसमें से लगभग 58 खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है। खनिजों की दृष्टि से राजस्थान बहुत ही ज़्यादा संपन्न है। राजस्थान में सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में से है राजस्थान भारत में। यहाँ पर 81 खनिज हैं, 58 का खनन हो रहा है। राजस्थान में कौन सा, देखिए सीसा, जस्ता जो है और सेलेनाइट और वोल्स्टोनाइट, इनका क्या है कि इकलौता राज्य है राजस्थान। राजस्थान इकलौता राज्य है जहां पर इनका उत्पादन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अग्रणी किस्में हैं, देखिए चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। थोड़ा बहुत बचता है, कोई 1% 2% वो राजस्थान से बाहर होता है। इनमें एक तरह से इसकी मोनोपोली है, बॉस है चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का। और उसके बाद में बोलक्ले, फास्फोराइट, ओकर, यानी कि ये देखिए मैंने देखा तो नहीं है, ओकर गेरू नाम है इसका, ठीक है। स्टेटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले का भी मेजर प्रोड्यूसर है राजस्थान में। अब बात आती है सघन खनिज सर्वेक्षण पूर्वेक्षण योजना। इस योजना को जो आपकी उसमें है इसको आप मत पढ़िए, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ काट दीजिए, बिल्कुल काट दीजिए, आपके पास सर्वे है तो बिल्कुल काट दीजिए, ठीक है। अब बात आती है राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए जयपुर में इसका मुख्यालय है। ये क्या है कि खान माइनिंग डिपार्टमेंट और जियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उनका स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ये ट्रस्ट बना हुआ है। ये जो खनिज पूर्वेक्षण व अन्वेषण यानी खनिजों की जो खोज होती है, खनिजों के ऊपर रिसर्च किया जाता है, उनकी सर्चिंग होती है, यानी कि जियोलॉजी के बेसिस पे कि कौन सी जगह पे कौन सा खनिज मिलेगा ज़मीन के अंदर, उसके लिए तकनीकी नवाचार, तकनीकी परामर्श
कि आपको किस तरह से मतलब कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज इसके लिए चाहिए, ठीक है, रिमोट सेंसिंग का कैसे प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ों के लिए एक तरह से ये ट्रस्ट जो है हेल्प करता है और डेवलप करवाता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, ये यूपीएससी का भी एक फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी में इसके बारे में, यूपीएससी वाले लगभग इसके बारे में जानना चाहिए उनको। देखिए, प्रत्येक जिले के स्तर पर एक ट्रस्ट बनाए गए हैं। मान लीजिए किसी जिले में किसी भी प्रकार के खनिज का खनन हो रहा है, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उससे प्रभावित होते हैं। अब लोकल लोग प्रभावित होते हैं तो भाई साहब उनको जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी तो होनी चाहिए, उनको क्षतिपूर्ति भी तो मिलनी चाहिए। तो उसके लिए सहयोग करने के लिए ये ट्रस्ट बनाए गए हैं। ये ट्रस्ट क्या कि सुपरवाइज करते हैं। कैसे? अगर खनिज का कहीं से खनन हो रहा है तो उसके ऊपर जो रॉयल्टी मिलती है उसका कुछ हिस्सा उस पर्टिकुलर एरिया जहां से खनन किया गया है उन लोगों पर, उनके विकास पर, वहां की अवसंरचना के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। ठीक है, यही चीज है इसमें। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है वो एक ट्रस्ट है, एक गैर लाभकारी, जो खनन कार्यों से प्रभावित जिलों में खनन प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हितों और लाभ के लिए काम करता है। ठीक है, यह केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिले में प्रधान यानी मेजर और माइनर मिनरल जो है उसकी जो रॉयल्टी, ठीक है, उसके योगदान के माध्यम से इसको में पैसा आता है। प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 31 मई 2016 को DMFT यानी कि 2016 में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के लिए नियम बनाए गए थे राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, और राजस्थान के अभी जो एग्जिस्टिंग जिले हैं सब में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। अब बाद में आती है एमसेंड नीति। एमसेंड नीति कब जारी की गई थी? सवाल प्रीलिम में ऐसे पूछा जा सकता है। एमसेंड का मतलब होता है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड का मतलब कि जो बिल्डिंग में काम ली जाती है, यानी बजरी जिसे बोलते हैं हम सिंपल भाषा में। अब एक तो बजरी है वो जो होती है कि जो नदियाँ हैं या फिर वहाँ से बजरी का अवैध टाइप से खनन होता है, और आजकल बजरी क्रेशर के माध्यम से बनाई भी जा रही है। तो मैन्युफैक्चर्ड जो सैंड है उसके लिए पॉलिसी लाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध खनन के ऊपर रोक लगा दी। अवैध खनन के ऊपर रोक लगा दी तो बाद में कि बजरी ये बनाई जाती है। अब इस बजरी के लिए देखिए इसमें क्या है, इस योजना के तहत क्या कहा गया है। देखिए 25 जनवरी 2021 को जारी की गई थी। इस जो एम सैंड बनाने वाली जो कोई भी इकाई है, कोई भी यूनिट है जो ये बना रहा है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड जो बना रहा है, उसको उद्योग का दर्जा दे दिया गया। इसके तहत ये इकाइयां राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत लाभ अब प्राप्त कर सकती हैं। अब इनको उद्योग का दर्जा मिल गया इसकी वजह से। अब इसमें है क्या, देखिए कि अगर कोई सरकारी निर्माण कार्य हो रहा है तो उसमें न्यूनतम 25% जो बजरी है वो एम सैंड होनी चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड सैंड होनी चाहिए, जो मिट्टी नदियों से इत्यादि से अवैध खनन से आई हुई है वो मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, इसके बारे में क्या है कि देखो कि जो राजस्थान में जितने भी जो खनिज हैं उनका वैज्ञानिक रूप से उनकी खोज हो, ठीक है, उसके उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और ये कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित हुआ है। कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। 30 अक्टूबर 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। यह मुख्य रूप से राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन एवं विपणन के लिए कार्य करता है, यानी जो उद्योग में काम आते हैं उन खनिजों के लिए यह काम करता है। अब उद्योग में कौन कौन से खनिज काम आते हैं बताएं? देखें, उद्योग में लगभग सारे खनिज काम आते हैं। लगभग सारे खनिज उद्योग में काम आते हैं। कौन सा? अब्र खनिज में काम आता है। ठीक है, पत्थर उद्योग खनिज जो है वो उद्योग में काम आता है। उसके बेसिस पे कितनी सारी इंडस्ट्री चलती हैं। जैसे खनिज तेल है वो उद्योग में काम आता है। तो ऐसे बहुत सारे खनिज हैं, लगभग सारे खनिज हैं वो उद्योग में काम आते हैं। कंपनी की मुख्य गतिविधियों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन सी वाली कंपनी की? राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की कंपनी की 1956 के तहत स्थापित हुई थी 30 अक्टूबर 1974 को, ये याद रखें आप। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है, जिसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर कहा जाता है। इसके ऊपर सीधा नियंत्रण किसका होता है? इनका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है ना वो उदयपुर में है, उसका इनके ऊपर नियंत्रण होता है। अब देखिए इसमें भी 4 देखिए कौन कौन से हैं। देखिए स्ट्रेटेजिक बिजनेस एंड यूनिट प्रॉफिट सेंटर रोक फास्फेट के लिए जो है वो कहाँ है? झामर कोटरा उदयपुर, पहला ऑफिस। दूसरा जो है
किसके लिए? जिप्सम के लिए, वो बीकानेर में है। और फिर बाद में तीसरा लाइमस्टोन के लिए वो जोधपुर में है। और जो चौथा है वो लिग्नाइट के लिए जयपुर में है। ठीक है, देखिए इसके जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस एंड प्रॉफिट सेंटर हैं ये टोटल 4 जो मैंने आपको बताए। कहाँ कहाँ? देखिए रॉक फास्फेट वाला झामरकोटड़ा में, जिप्सम वाला बीकानेर में, लाइमस्टोन वाला जोधपुर में और लिग्नाइट वाला जयपुर में। अब बाद में बात आती है तेल एवं प्राकृतिक गैस की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है, राजस्थान में बहुत अच्छी स्थिति में है राजस्थान भारत में। ठीक है, भारत में जो बॉम्बे हाई है उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन जो है वो राजस्थान से होता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर जाननी चाहिए। कुछ फैक्ट जो है मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उसे आप बहुत ध्यान से सुने। राजस्थान में जो तेल और प्राकृतिक गैस को लेकर जितने भी फैक्ट हैं और जो सूचना है वो राजस्थान की होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक समीक्षा में भी इसकी इतनी सफिशिएंट जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए इसमें अपनी जानकारी को आप थोड़ा बहुत कहीं और से जोड़कर पढ़ाई करें। जैसे कि तेल एवं प्राकृतिक गैस, इसके बारे में आपको बताऊं। देखो पहला फैक्ट कि यूएसए और चाइना के बाद भारत में दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा तेल की खपत होती है। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा तेल का उपयोग हम करते हैं दुनिया में। दूसरा फैक्ट, भारत में विश्व का लगभग 5% कच्चे तेल का खपत होता है, यानी कि दुनिया का 5% तेल हम पी जाते हैं, भारत पी जाता है। 2 फैक्ट, भारत का कुल घरेलू उपभोग उत्पादन का लगभग 16% कच्चा तेल उत्पादित करता है। अगर भारत में 100 लीटर तेल की खपत हो रही है तो उसमें से 16 लीटर ही अपने यहां हो रहा है, बाकी तेल जो है भारत को बाहर से मंगवाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें भी तेल के आयात की वजह से जो डेफिसिट है यानी वो घाटा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका इस तेल आयात की भी है। ठीक है, जबकि 84% खपत जो है हम बाहर आयात से पूरी कर रहे हैं। ठीक है, अब बाद में अगला फैक्ट आता है भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन यानी कितना? भारत 30 MMTPA इतना उत्पादन भारत करता है, में राज्य का योगदान लगभग 20% है। भारत में जो टोटल कच्चा तेल है कितना उत्पादन होता है? जो 16% है वो कितना है? 30 MMTPA यानी कि मीट्रिक मिलियन टन, इसकी जो यूनिट है उसमें इसको नापते हैं। उसमें से लगभग कितना? 20% भारत उत्पादन करता है, यानी कि 6 MMTPA ही भारत उत्पादित करता है, बाकी भारत को बाहर से आयात करना पड़ता है। अब इसमें ये बॉम्बे हाई से सर्वाधिक होता है। जो टोटल 30 है इसमें से 40% कहां से हो रहा है? बॉम्बे हाई से हो रहा है। 20% कहां से हो रहा है? वो राजस्थान से हो रहा है। ठीक है, राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है, यानी कि राजस्थान में जो खनिज तेल से का उत्पादन होता है उसके लिए मुख्य रूप से 4 प्रमुख एरियाज हैं। आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि ये जो 4 प्रमुख एरियाज हैं इनके बारे में फैक्चुअल नॉलेज आपकी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे नोट्स में सफिशिएंट डेटा इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए आज हम ऐसा करते हैं कि कुछ एडिशनल जानकारी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक अलग से। देखिए फैक्ट क्या था? फैक्ट ये है, कितना टोटल कितना होता है? 30 MMPTA। ठीक है, MMTPA। ठीक है, कितना होता है? पूरे भारत में उत्पादन होता है। अब जो भारत में टोटल उत्पादन हो रहा है उसमें से लगभग 6 MMTPA कितना राजस्थान कर रहा है। ठीक है, अब देखो राजस्थान के बारे में कुछ फैक्ट। राजस्थान में जो टोटल तेल उत्पादन हो रहा है वो भारत का लगभग 20% है। ये 20% है। ये जो 20% है ये सेकंड पोजीशन है, यानी कि राजस्थान सेकंड पे है। राजस्थान सेकंड पे है तो फर्स्ट पे कौन है? बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई कितना कर रहा है? 40% कर रहा है। ये फैक्ट आप अपने नोट्स में अलग से उतार लें, 40% बॉम्बे हाई कर रहा है। अब देखिए जो राजस्थान में जो टोटल उत्पादन हो रहा है ये कितने एरिया में फैला हुआ है? 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में राजस्थान में तेल उत्पादन होता है।
1.5 लाख। अब देखिए राजस्थान में संभावना कितनी है तेल के उत्पादन की। राजस्थान में जो तेल की उत्पादन की संभावना, उसका जो आंकड़े जो भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए, उनके द्वारा मैपिंग की जाती है कितना तेल यहां पर होगा, तो वो है 7 मिलियन मीट्रिक टन। बताते हैं कि राजस्थान में इतने तेल की संभावना है। ठीक है, अब इसके आगे के फैक्ट पे चलते हैं कि ये जो टोटल ये जो 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, ये एरिया कहां कहां है। उस एरिया के बारे में कई बार नाम देके भी पूछा जा सकता है कि ये वाला एरिया कहां है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। अब देखिए सर्वे में लिखा हुआ है कि 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला जिसको बोलते हैं जैसलमेर बेसिन, जैसलमेर बेसिन। जैसलमेर बेसिन का दूसरा नाम भी है जिसको कहते हैं राजस्थान सेल्फ। अगर राजस्थान सेल्फ के नाम से कभी पूछ लिया जाए तो आप इसको लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये राजस्थान सेल्फ उसी का नाम है जिसका नाम, जो नाम जैसलमेर बेसिन का है। अगर ये राजस्थान का नक्शा है, ठीक है, मान लीजिए, तो इस वाले एरिया की बात हो रही है अभी। ठीक है, इस बेसिन में कुछ इंपॉर्टेंट जगह और हैं। सबसे पहला रामगढ़ आर्क, ठीक है, रामगढ़ आर्क। दूसरा मारी आर्क। कौन से बेसिन में, जैसलमेर बेसिन में या फिर राजस्थान सेल्फ में। ठीक है, मेजलार बेसिन। सवाल पूछ लिया जाए कि मेजलार बेसिन कहां है, जैसलमेर बेसिन में। फिर बाद में शाहगढ़ आर्क। ये 4 प्रमुख क्षेत्र जो हैं ये कहां है, जैसलमेर बेसिन में है। अब जैसलमेर बेसिन इधर की तरफ कौन सा है, इस वाले बेसिन का नाम है, इधर की तरफ वाले बेसिन का नाम है बीकानेर नागौर बेसिन। यानी कि ये दूसरा बेसिन हो गया, पहला वो था, दूसरा बेसिन ये हो गया। ये जो बीकानेर और नागौर बेसिन है और जो जैसलमेर बेसिन है, इसको अलग जो एरिया करता है उसका एक अलग से नाम है जिसको कहते हैं पोखरण हाई। पोखरण हाई, पोखरण हाई। अगर सवाल मैं यूं पूछ लूं कि भी बीकानेर नागौर बेसिन और जैसलमेर बेसिन को अलग कौन करता है, तो वो है पोखरण हाई। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है कि जैसलमेर बेसिन में जो जोधपुर वाले एरिया से कहीं से भी अगर कोई तेल की संभावना है तो वो जैसलमेर बेसिन में ही सम्मिलित है। ठीक है, 2 बेसिन के बारे में हम जान चुके हैं। बीकानेर नागौर बेसिन में जो सबसे प्रमुख एरिया जो है उसका नाम है बीकमपुर आर्क। इस एरिया में, ठीक है, बीकमपुर आर्क। आर्क का मतलब चाप, यानी कि कुछ तस्तरी नुमा उठा हुआ सा भाग। ठीक है, 2 प्रमुख एरिया के बारे में, 4 प्रमुख क्षेत्र थे उनसे 2 प्रमुख एरिया के बारे में आप जान चुके हैं। अब बाद में यहां पर तीसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है बाड़मेर सांचौर बेसिन। तीसरा है बाड़मेर सांचौर बेसिन। ये वो एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा तेल क्षेत्र के पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जगहों से तेल निकाला जा रहा है। कहते हैं कि इसमें कुल 38 तेल जगह हैं, 38 क्षेत्र हैं, जिसमें से अभी 14 जगहों से, 14 क्षेत्रों से तेल निकाल रहे हैं। ठीक है, आप जो जितने भी सुंदर सुंदर से नाम देखते हैं, यानी कि थोड़ा जो फीमेल नेम्स हैं, मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, कामेश्वरी, ये सारे कौन से वाले एरिया के कौन से वाले बेसिन के एरियाज हैं, इस बाड़मेर सांचौर बेसिन के पार्ट हैं वो। अब बात आती है कि जो जैसलमेर वाला बेसिन था और ये जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है, इसको जो एरिया अलग करता है, जैसे कि इसको अलग कौन सा कर रहा था, पोखरण हाई। अगर इसको जो एरिया अलग करता है और उसका नाम है देवी कोट, देवी कोट हाई।
देवी कोठाई। ठीक है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में 38 क्षेत्र हैं जहां जिसमें से 14 क्षेत्रों से तेल का जो दोहन है वो हो रहा है। कौन कौन से हो गए, जैसे रागेश्वरी हो गया, ये नाम लिख सकते हैं कि रागेश्वरी इधर है, मंगला इधर है, ऐश्वर्या इधर है, ऐश्वर्या राय नहीं ऐश्वर्या, ठीक है, कामेश्वरी इधर है, शक्ति भी है। ठीक है, अब इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको बाड़मेर सांचौर बेसिन के बारे में जाननी चाहिए। एक है सरनू फाल्ट। सरनू फाल्ट जो है, ये नाम है सरनू फाल्ट। सरनू फाल्ट किस किस को अलग करता है? बाड़मेर और सांचौर दोनों की जो बाउंड्री है तेल क्षेत्र की, उसको सरनू फाल्ट बोलते हैं। बाद में आता है एक फतेहगढ़ फाल्ट। फतेहगढ़ फाल्ट ये कौन सी जगह का नाम है? ये बाड़मेर सांचौर बेसिन जो है, बाड़मेर सांचौर बेसिन पूरा जो बेसिन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन को केम्बे की खाड़ी से यानी कि खंबात की खाड़ी से अलग करता है। खंबात की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको जाननी चाहिए, जो कि आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मैंने जियोलॉजिकल सर्वे के बेसिस पे ये जो इंफॉर्मेशन थी उसको कलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। अब इसके बाद में बात आती है चौथा क्षेत्र, विंध्यन बेसिन। वो जो बचे खुचे एरियाज, कहीं से भी थोड़ा बहुत बसा है, कोई बोतल 2 बोतल पड़े तेल खटे जमीन कमाए, तो वो आता है बूंदी, कोटार, ये वाला जो एरिया। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आपको नहीं इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाड़मेर सांचौर बेसिन, फिर उसके बाद में जैसलमेर बेसिन, फिर बाद में बीकानेर नागौर बेसिन, और फिर ये। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इससे ज़्यादा आपको मिलेगी भी नहीं, मैंने आपको ढूंढ के परोस दी है, बस आपको खाना है। जैसलमेर बेसिन, जैसलमेर प्लस जोधपुर, जैसलमेर प्लस जोधपुर। बीकानेर नागौर बेसिन, इसमें कौन कौन से हैं? बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू जिला। विंध्यन बेसिन, कोटा, बारामूदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इत्यादि का कुछ हिस्सा। कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस का दोहन, उत्पादन, विकास करने की गतिविधियां, इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, मंगला तेल क्षेत्र से खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन कब हुआ शुरू? मंगला कौन से वाले एरिया में है? बाड़मेर वाले एरिया में। 29 अगस्त 2009 को शुरू हुआ था। वर्तमान में लगभग 14 क्षेत्रों से तेल का उत्पादन हो रहा है, जैसे मंगला, भाग्यम, एक भाग्यम भी इसी एरिया में है, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी। ठीक है, ये जो एरियाज हैं, आप इसे अगर देखिए बाकी जगहों पर भी हैं, लेकिन अगर कई बार ध्यान में नहीं आए कि भाई ये कौन सी जगह पर है, तो आप आइडिया से लगा सकते हैं कि भाई ये लड़की जैसे से नाम लग रहे हैं, बाड़मेर सांचौर बेसिन से हो सकते हैं। ठीक है, तो इनसे लगभग 98,000 से लगभग 1 लाख बैरल खनिज तेल प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बाड़मेर सांचौर बेसिन से कुल जो उत्पादन था लगभग 35 लाख मीट्रिक टन खनिज तेल का उत्पादन हुआ। कौन सी कंपनी द्वारा किया गया? केयर्न इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया। जैसलमेर और बाड़मेर सांचौर से प्राकृतिक गैस का दोहन भी क्रेन इंडिया लिमिटेड, फोकस एनर्जी, ओएनजीसी तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, यानी 4 कंपनियां हैं जो कर रही हैं। अब बात आती है राजस्थान रिफाइनरी परियोजना। ठीक है, पुरानी हो चुकी है, इतनी करंट की नहीं रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम को मिला के और राजस्थान सरकार को मिला के एक तरह से संयुक्त उपक्रम है। उसमें से 74% किसका? HPCL का है, और 26% की इक्विटी साझेदारी के साथ ये काम हो रहा है। 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता है इसकी, यानी कि इतना उत्पादन ये करेगी। इसका शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को पचबद्रा में किया गया। पचबद्रा कहाँ है? बाड़मेर में है। इस परियोजना की लागत कितनी है? 43,129 करोड़ रुपए है। ये जो 3-4 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, 2-1 के जो डेप्ट इक्विटी के बेसिस पे ये एक तरह से योजना है। इसमें क्या है? BS6 तेल का उत्पादन होगा इसमें। देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। ठीक है, अब बाद में बात आती है लेबर की। लेबर वही आपके मेरे जैसे, ठीक है, हम सब लेबर के ही पार्ट हैं। ठीक है, उनके बारे में, यानी कि श्रम और रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या योजनाएं जो हैं
वो सरकार द्वारा या फिर किसी और के द्वारा लागू की जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा 28 जून 2022 को अधिसूचना जारी करके 1 जुलाई 2021 से अकुशल, यानी कि सबसे पहले तो मजदूरी की बात करते हैं कि जो मिनिमम मजदूरी 1 जुलाई 2021 से मजदूरी की दरें बढ़ा दी गई थी। अब आज के टाइम में राजस्थान में ऑफिशियल मजदूरी की दरें क्या हैं? देखिए, अकुशल जखन दर ही कोई काम कौन सिकेड़ो बेगो, एकदम बिल्कुल डफोल आदमी, ठीक है, अगर वो भी मजदूरी करनी जाए तो उसको कितना न्यूनतम आपको पैसा देना पड़ेगा? 269 रुपये, इससे कम आप नहीं दोगे। फिर बाद में अर्धकुशल, थोड़ा बहुत सिखेड़ो हुआ काम, ठीक है, उसको कितना? 271 रुपये, बेजा बढ़ाया भाई। अगले ने तो कितनी मेहनत लगे और यहाँ रुपए कितने बढ़े? 12। बस आप देखिए, कुशल यानी कि स्किल्ड, अच्छा खासा काम सीखा हुआ, उसको 283 रुपये। और उच्च कुशल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब दक्ष हो, बहुत सारा मतलब टेक्निकल नॉलेज भी उसको हो, उस आदमी की न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन कितनी है? 333। तो सरकार ने जो मजदूरी तय करी है ना भाई साहब, यूं तो भूंगड़ा भी गुना हुआ है, ठीक है, खैर कोई नहीं। श्रमिकों हेतु प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। पहली, निर्माण श्रमिक, यानी जो कंस्ट्रक्शन के श्रमिक हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में जो लगे हुए लोग हैं, शिक्षा एवं कौशल विकास योजना। इस योजना के तहत कक्षा 6 से ऊपर के उनके जो बच्चे हैं उनको 8,000 से 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। अगर मान लीजिए कि बच्चे ज़्यादा तेज है पढ़ने में, तो उनको वो जो छात्रवृत्ति है वो 4,000 से 35,000 रुपये प्रति वर्ष पात्रता के अनुसार दे दी जाती है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि कोई श्रमिक है, उसकी दुर्घटना में मतलब मृत्यु या घायल हो जाता है, तो इसके तहत इस दशा में उसको 2 लाख से लेकर 5 लाख तक की उसके आश्रित जो हैं उनको सहायता दी जाती है। प्रसूति सहायता योजना, यानी कि प्रेगनेंसी की स्थिति में इस योजना के अंतर्गत अगर लड़का जन्म लेता है, एक ही योजना चल रही है। कौन सी योजना चल रही है? निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना। इसमें ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या कि अगर लड़का पैदा होता है तो उसको 20,000 रुपए, अगर लड़की पैदा होती है तो 21,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कि इसमें कब 5,000 रुपए, तो जब डिलीवरी होती है तब। शिशु की 1 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद और टीकाकरण हो गया, सारे टीके करवा लिए, तो 5,000। और शिशु की आयु 5 वर्ष होने पर प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने पर 10,000 तथा पुत्री हेतु 11,000, ठीक है। इस हिसाब से डिवाइड होगी। अब बाद में इसमें सिलिकोसिस से पीड़ित होने पर अगर जो भी हिताधिकारी, जो लाभार्थी है, अगर वो खुद सिलिकोसिस पीड़ित है तो उसको 3 लाख रुपए मिलते हैं, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को क्या है कि 2 लाख रुपए दिया जाता है। सिलिकोसिस नीति के बारे में हम पहले चर्चा कर ही चुके हैं। निर्माण श्रमिक औजार और टूल किट सहायता, अगर कोई जो निर्माण कंस्ट्रक्शन वाले जो वर्कर हैं, अगर उनको किसी प्रकार का औजार चाहिए तो उसके लिए 2,000 या वास्तविक लागत जो भी कम हो वो दिया जाता है। निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना, इसके तहत क्या है, इसके ऊपर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल काम की नहीं है, इसको फालतू में लोड लेने की जरूरत है। शुभ शक्ति योजना, ये ठीक है, ये नया नाम लग रहा है थोड़ा, ठीक है ना, तो इसके बारे में जान लो। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हिताधिकारियों की वयस्क अविवाहित पुत्री हो, यानी कि अगर 18 साल से ऊपर की बच्ची हो जाती है उनकी, तथा महिला लाभार्थियों को उद्यमिता विकास, तथा जो महिलाएं हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए आत्मनिर्भरता वो अपने आप में बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, उसके माध्यम से सशक्त बनाने के लिए 55,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो शुभ शक्ति योजना, यानी कि अगर कोई निर्माण श्रमिकों की सहायता के लिए, अगर मान लीजिए खुद अगर महिला निर्माण श्रमिक है तब भी, और अगर उसकी कोई बेटी है अविवाहित है, तो उनमें स्वरोजगार का कौशल विकास करने के लिए या फिर उद्यमिता के विकास के लिए 55,000 रुपए की सहायता दी जाती है। निर्माण श्रमिकों के लिए व्यवसायिक ऋण पर ब्याज की पुनर्भरण योजना, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, मत पढ़ो। अब देखिए, निर्माण श्रमिकों के कोई बच्चे हैं, अगर वो आईएएस की प्री परीक्षा पास कर लेते हैं तो, और आरएस की प्री परीक्षा पास कर लेते हैं तो, देखिए आईएएस की परीक्षा पास करोगे तो 1 लाख रुपए है। अगर आरएस की परीक्षा, अगर आप में से आप मतलब कि कंस्ट्रक्शन लेबरर के आपके पिताजी या ऐसा काम करते हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो देखो आप इतने रुपए का फायदा ले सकते हैं, ठीक है। निर्माण श्रमिकों के पुत्र पुत्री को अगर आईआईएम आईआईटी उनमें प्रवेश मिलने पर भी जो फीस जो है वो उनकी माफ हो सकती है। विदेशों में रोजगार के लिए भी उनको मतलब कि एक तरह से प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था कर दी गई है, वीजा खर्च वगैरह इत्यादि की व्यवस्था कर दी गई है। निर्माण श्रमिक अगर अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रोत्साहन, अगर उनकी कोई संतान ले रही है, या तो वो खुद या फिर उनके बच्चे,
तो उनको देखो किस हिसाब से पैसा मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर 2 लाख रुपए, कांस्य पदक जीतने पर 5 लाख, रजत पदक जीतने पर 8 लाख और स्वर्ण पदक जीतने पर 11 लाख रुपए। ठीक है, ये पर्टिकुलरली इस वाला जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें निर्माण श्रमिकों के ऊपर, श्रम वाले सेक्शन निर्माण श्रमिकों से जुड़े हुए ये जो श्रमिक योजनाएं थी उन्हीं पर ज्यादा बल दिया गया है। देखिए, जो ई श्रम पोर्टल है, ये राजस्थान सरकार द्वारा 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। इसके ऊपर जो असंगठित श्रमिक हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो श्रमिक हैं, उनका डेटाबेस रहता है। उसमें क्या क्या रहता है, देखिए, नाम, व्यवसाय, पता, व्यवसाय का प्रकार, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि। तो इससे क्या है ना कि अगर किसी को रोजगार चाहिए तो उस पोर्टल पे पता चल जाएगा कि भाई इसकी मदद कर सकते हैं, इसको रोजगार चाहिए, इतने श्रमिक हैं, इस एरिया में है। ठीक है, इसलिए अब इसमें क्या है कि सामाजिक सुरक्षाओं का, योजनाओं का भी उनको लाभ मिल सके, इसके लिए भी आसानी रहती है। यह असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है जिसमें प्रवासी श्रमिक भी शामिल है, निर्माण श्रमिक शामिल है, गिग श्रमिक यानी कि जो फ्रीलांसर काम करते हैं, जैसे कि लाइट फिटिंग वाले हो गए, जो कलर करने वाले हो गए, ये गिग श्रमिक बोलते हैं। प्लेटफॉर्म श्रमिक हो गए, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक हो गए, कृषि श्रमिक भी इसमें मान्य है। ये जो कार्ड है ये संपूर्ण भारत में लागू होगा। अब इसमें देखिए पात्र कौन कौन नहीं है। एक तो असंगठित कामगार हो, असंगठित श्रमिक हो, आयु उसकी 15 से 59 वर्ष के बीच हो, ईपीएफओ, ईएसआई की योजना तथा एनपीएस का सदस्य वो नहीं होना चाहिए। अब बात आती है रोजगार विभाग की। राजस्थान में रोजगार कार्यालय है सरकार का, ठीक है, रोजगार निदेशालय। ठीक है, ये जो रोजगार निदेशालय है, जो बेरोजगार लोग हैं आपके जैसे या फिर मेरे जैसे, उनको क्या करता है कि उनके लिए कई योजनाएं भी चलाता है, जैसे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है जो इसके द्वारा चलाई जा रही है। रोजगार निदेशालय द्वारा एक संदेश निकाला जाता है, राजस्थान रोजगार संदेश। उसमें क्या है कि रोजगार चाहने वालों के लिए रिक्तियां, प्रतियोगी परीक्षाओं इत्यादि की सूचनाएं इसमें रहती है। तो एक तरह से रोजगार समाचार होता है वो। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना इनके लिए चलाई जा रही है। इस योजना में क्या है कि 1 फरवरी 2019 से लागू की गई थी। जो पुरुष हैं उनको 2 साल तक के लिए 4,000 रुपये मिलते हैं। जो महिलाएं और विशेष योग्यजन है और या ट्रांसजेंडर है उनको 4500 रुपये 2 साल तक मिलेंगे। लेकिन देखिए इसमें एक शर्त और है, आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से कम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा एवं विभिन्न राजकीय विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी। अब आप ये मत सोचिए घर बैठे बैठे मिल जाएगा ना, माथा पूरी तो भी करनी पड़सी, थोड़ा सा तो गोडा घिसना पड़सी। ठीक है, मॉडल कैरियर सेंटर्स। मॉडल कैरियर सेंटर्स का मतलब रोजगार कार्यालयों की पुरानी व्यवस्था है, उनको थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करो। उनमें एक तरह से उनमें आईसीटी डेवलपमेंट हो, यानी कि क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी से उनको लिंक करो ताकि वहाँ पर कैरियर काउंसलिंग टाइप इत्यादि वगैरह बढ़ सके। राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम, इसके लिए एक अलग से निगम बनाया गया है। राज्य के गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर आजीविका को बढ़ावा देने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए उचित एवं अभिनव रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यानी कि नई नई रणनीतियां बना सके, किसके लिए, जो कौशल विकास के लिए और आजीविका चला सके, लोगों को रोजगार मिल सके उसके लिए। आजीविका के ऊपर ये बात ध्यान देने लायक है, आजीविका के ऊपर मिशन शुरू करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। ठीक है, अब बात आती है जो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम है, राज्य में क्या क्या चीजें कर रहा है। देखिए सबसे पहला कि रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम एक तो ये चला रहा है, जिसको शॉर्ट में राजविक बोलते हैं। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को बाजार मांग के हिसाब से रोजगार, बाजार मांग क्या है कि बाजार में इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है या फिर आप में ये स्किल होनी चाहिए, वो स्किल लोगों को दी जाए। अब मान लो कि मेरे को आता है हल चलाना, अब मार्केट में जब अगर वो मैं चला जाऊं, मान लीजिए कि मुंबई, अब मुंबई में हल कहाँ चलाऊंगा मैं, वहां पर या तो मेरे को एक्टिंग आनी चाहिए या फिर और इंडस्ट्री या फिर कपड़े की इंडस्ट्री है उसमें मुझे स्किल्ड होना पड़ेगा। ठीक है, कहीं भी, कहने का मतलब कि बाजार में डिमांड किस चीज की ज्यादा है। आजकल एआई की डिमांड बढ़ रही है, आजकल जो टेक्नोलॉजी यानी किसी को मोशन ग्राफी जो है यानी कि एडिटिंग जो है, और तो ये जो ऑनलाइन जो क्लास बन रही है इसमें किस चीज़ की डिमांड है। अब कोई बाहर जाके भाई मेरे से भी काम करवा लो, भाई हमें जरूरत ही नहीं है इस टाइप की। कहने का मतलब ये है कि राज्य की जो योजना है युवाओं में बाजार की मांग के हिसाब से उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत विशिष्ट मनोनयन यानी रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉय, रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉय, कहने का मतलब कि कोई कंपनी है, वो कंपनी पहले उसको हायर करे, फिर उसको ट्रेनिंग दे और फिर अपनी कंपनी में जॉब पे रख ले। ठीक है, इस तरीके का को फॉलो किया, यानी कि इस मॉडल को फॉलो किया जा रहा है।
फिर बात आती है स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान, इसको शॉर्ट में सक्षम बोलते हैं। ठीक है, 3 योजनाएं हैं जो निगम द्वारा 3 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं एवं महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा सक्षम बनाकर उन्हें स्वरोजगार के अवसरों के जोड़कर स्थानीय स्तर पर यानी जहां पर हैं वहीं पर रोजगार के अवसर दे दिए जाएं। अब बात आती है समर्थ। इस योजना के बारे में RAS 2021 के मेंस में पूछा गया था यह सवाल, और वो भी 5 नंबर में। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य राज्य के निर्धनतम हाशिए पर मौजूद समुदायों, वर्गों, भिक्षावृत्ति में लिप्त, ठीक है, कच्ची बस्तियों के निवासी, दलित, आदिवासी, नारी निकेतन व बाल गृह के निवासी तथा कारागार बंदियों को स्वरोजगार की संभावनाओं वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है, सक्षम बनाना है। ठीक है, राजविक, सक्षम व समर्थ, इन तीनों योजनाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। अब अगर कौशल विकास योजना के बारे में पूछ ले, कौशल विकास, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में सम्मिलित योजनाएं हैं राजविक, सक्षम और समर्थ। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना शैक्षणिक महाविद्यालयों में यानी कि जो कॉलेजेस हैं उनमें कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए 7 नवंबर 2019 को शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कॉलेजों के छात्रों को सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना है। ठीक है, इस योजना का संचालन किसके द्वारा? RSLDC एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इस योजना के ये योजना जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य गरीब युवाओं को, गांव के जो गरीब युवा हैं उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और न्यूनतम मजदूरी या फिर उससे अधिक नियत मासिक मजदूरी के ऊपर रोजगार उपलब्ध करवाना है। ठीक है, इस योजना का शुभारंभ भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र के रूप में 16 अगस्त 2014 को कहाँ हुई थी? उदयपुर में हुई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, ये भी कौशल विकास मंत्रालय की योजना है। इसके तहत 41,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था। राजस्थान में 41,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था, उसमें से लगभग 32,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब बात आती है संकल्प योजना की। संकल्प योजना बहुत पुरानी योजना है, 2015 में ये लागू हुई थी। ठीक है, इस योजना के तहत क्या है कि देखो, कौशल विकास मंत्रालय की योजना है, इसके तहत संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग हो, गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षक हो यानी कि उनका पूल तैयार करना, जो ट्रेनर्स हैं उनका पूल तैयार करना, और जो सभी वर्ग हैं उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। और इसमें एक चीज़ और थी, एक तरह से रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, RPL का कंसेप्ट भी इसमें था। अगर मान लीजिए कि आपको पहले से कोई चीज़ आती है, आपको पहले से बढ़ईगिरी आती है, तो आपको बढ़ईगिरी का सर्टिफिकेट दे दिया गया कि आप सर्टिफाइड बढ़ईगिरी का काम कर सकते हैं। आपको अच्छे बाल काटने आते हैं तो आपको सर्टिफाइड जावेद हबीब आपको सर्टिफाइड जावेद हबीब बना दिया गया। ठीक है, एक तरह से इस तरह के रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का प्रोग्राम भी इसमें था। प्रवासन सहायता केंद्र, यानी कि जो प्रवास करके इधर उधर जाते हैं प्रशिक्षित युवाओं को उनके गृह नगर से बाहर प्रवास करने के दौरान स्वयं की नौकरी बनाए रखने में सहायता करने के लिए, आप कहीं और जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर कुछ सेंटर्स बना दिए जाएंगे और वहाँ पर आपकी वो मदद करेंगे, ले लो भी यहाँ पे नौकरी है। इन केंद्रों के द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को 90 दिनों के अंदर निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान भी है। अब विशेष योजनाएं क्या है? देखिए, एक भोर योजना है, भोर कार्यक्रम। ये भोर कार्यक्रम क्या है कि देखिए, जयपुर पुलिस आयुक्तालय जयपुर है, उसकी मदद से क्या है कि जो भिक्षुक हैं उनको स्वरोजगार या फिर उनको रोजगार के लिए प्रशिक्षण देकर उनको एक तरह से उनका पुनर्वास किया जा रहा है। एक है IM शक्ति योजना, ये महिलाओं के लिए योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखें। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा तथा महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा 2020-21 में ये योजना शुरू की गई थी। इंदिरा गांधी महिला शक्ति कौशल समृद्धि योजना, IM शक्ति। यह योजना राज्य की महिलाओं व बालिकाओं के कौशल विकास हेतु विशेष प्रकार से डिजाइन की गई है। अब बाद में कौशल पूर्ण राजस्थान के दृष्टिकोण को, यानी कि राजस्थान जो है वो कौशल विकास की दृष्टि से एकदम सक्षम हो, सभी लोगों के पास अच्छा कौशल हो ताकि वो रोजगार मिल सके उन्हें। उसके लिए कुछ प्रयास जो है, यानी कि कुछ इनोवेशन जो सरकार द्वारा किए गए। एक तो CSR पार्टनरशिप, RSLDC द्वारा, यानी कॉरपोरेट जगत से सहयोग प्राप्त करो, CSR के माध्यम से लोगों की सहायता करो और वो पैसा जो है वो नवाचार के लिए या फिर कौशल विकास के लिए उसका प्रयोग करो।
रिक्रूट, ट्रेन एंड डिप्लॉय, ये कंसेप्ट जो था ये मैंने आपको बता दिया कि इंडस्ट्री से ही सहयोग लो कि बंदे को रिक्रूट करे, वो ट्रेनिंग दे और उसके बाद अपने वहां पर नौकरी पर रख ले। अब इसके बाद में बात आती है पर्यटन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि गाइड बनाओ अच्छे अच्छे, कितने लोग पर्यटक यहाँ पर आते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तीसरी बात आती है तृतीय पक्ष मूल्यांकन व प्रमाणन, अगर किसी के पास स्किल है तो उससे उसका थर्ड पार्टी के माध्यम से उसको रिकॉग्निशन मिले, उसको सर्टिफाई कर दो। फिर बाद में ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो, ठीक है, एवं राजस्थानी प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ, इसका कार्य विदेश में जो नौकरी करने के लिए लोग जाते हैं उनको मार्गदर्शन, उनको मतलब एक तरह से जागरूक करो, उनको गाइडेंस दो कि भाई वहाँ पर आप जाओगे तो क्या क्या दिक्कत आएगी, किस किस तरह से आप कहाँ कहाँ आवेदन कर सकते हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पर हैं। देखिए, प्रस्थान पूर्व दिशा निर्देश प्रशिक्षण कार्यक्रम, विदेश मंत्रालय भारत सरकार का एक तरह से ये सिस्टम है कि इन 5 जगहों के ऊपर ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जो एक तरह से गाइड करते हैं और गाइडलाइंस देते हैं कि भाई आप वहाँ बाहर जाओगे तो कौन कौन से तरीके से आपको क्या क्या रूल फॉलो करने पड़ेंगे। जेल कैदियों, किशोरों, यानी कि जो युवा से थोड़ा सा ऊपर वाली स्टेज पे आ गए, विशेष योग्यजन हेतु प्रशिक्षण, जयपुर केंद्रीय कारागृह, भीलवाड़ा जेल, बालिका सुधार गृह में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि का संचालन हो रहा है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। स्किल आइकन ऑफ द मंथ, मार्च 2015 में स्किल आइकन ऑफ द मंथ की पहल शुरू की गई थी उन युवाओं को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और उसके बाद अच्छी नौकरी मिल गई हो उनको। जिला स्तरीय कौशल एवं आजीविका विकास समिति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की गई है। ठीक है, बाद में बात आती है वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल चैंपियनशिप। ये एक मंच है जहां पर जो भी लोगों के पास या फिर जो छात्रों के पास कोई स्किल है तो उसको लेकर एक तरह से कंपटीशन होता है कि कौन आदमी के पास कौन सी स्किल सबसे तगड़ी है। वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है जो हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता। इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान को क्या 1 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य, 5 उत्कृष्ट पदकों से सम्मानित किया गया। अब देखिए कि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 आता है, तो आपका जो चैप्टर नंबर 5 है ये कल आपको स्ट्रीम हो जाएगा, तो आप जरूर देखें उसे और अपनी जो आर्थिक सर्वे की जो बुक है उसे सामने लेकर बैठें ताकि आपको इन चीज़ों को नोट करने की जरूरत ना पड़े। उसी में आप एक तरह से नोट्स के रूप में या फिर अंडरलाइन करते करते उन चीज़ों को के लिए आगे बढ़ते जाएं और आपका आसानी से कवर हो सके। तो धन्यवाद। और इसके अलावा भी बाकी वीडियो जो आ चुके हैं इससे पहले, अगर किसी ने नहीं देखा है तो बाकी पहले जो जितने भी वीडियो रिलीज हुए हैं आप उनको देखें। और जो पिछला जो सेक्शन था इसका जो पूरा पहले वाला पार्ट था वो आप ऊपर के आई बटन में जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और अगर कुछ तो सो भी गए होंगे तो सोइए भाई, बाद में देख लेना। और अगर किसी को लगता था कि भाई हाँ कि भाई नींद नहीं आती है, तो मुझे लग रहा है कि अब आपको नींद लेने का टाइम आ गया है। चलिए, धन्यवाद।